हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स की सेकंड बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश चैप्टर से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण क्या होता है? जो जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दर्पण में पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, किरण आती है और टकरा के चली जाती है। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उभरे हुए तल से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च सर्च लाइट में किया जाता है। अस्पताल में नाक, कान, गले और दांत आदि के आंतरिक भाग को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लैंपों में किया जाता है। वाहन में जो साइड के दर्पण लगे होते हैं उनमें भी उत्तल दर्पण लगा होता है। तो दो दो उपयोग याद करिएगा। अवतल दर्पण का पहला उपयोग टॉर्च सर्च लाइट आदि में, अस्पताल में नाक, कान, गले और दांत के आंतरिक भाग को देखने में। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लैंपों में और वाहनों में लगे साइड दर्पण में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, ये एक पारदर्शी पृष्ठ है, ये हमारा अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण पड़ रही है। जो पड़ने वाली किरण है वो आपतन कोण आई बनाती है और जो किरण पार होगी वो अपवर्तन कोण बनाती है। तो इसने कहा सिद्ध कीजिए, मैंने माना इधर ये सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है। सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने पढ़ा, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और स्नेल का नियम पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1 होता है, जिसको मैं 1n2 भी कह सकता हूँ या 2n1 भी कह सकते हैं। तो स्नेल का नियम है 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, अगर ये आई जो कोण है ये सी के बराबर हो जाए, सी मतलब है क्रांतिक कोण के, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो ये जो आर है, इधर जो आर बनना था ये 90 डिग्री हो जाएगा अपने आप। अगर आई का मान आई सी के बराबर हो गया तो आर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन आर का मान 90 डिग्री रखा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2n बराबर साइन सी। और अगर जब ये 2n1 साइन सी के बराबर है, अगर मैं इसको 1n2 करूँगा, 1n2 यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन सी के बराबर हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ 1 यहाँ 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा, व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगा। तो अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्रांतिक कोण के। ये प्रूफ हो गया कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, स्नेल का नियम लिखना है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको लिखने के बाद आई का मान सी है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कर दिया तो आर का मान 90 डिग्री हो गया, साइन 90 का मान 1 होता है, 2n1 बराबर साइन सी। अगर मैं इसको 2n1 को 1n2 लिखूंगा तो साइन सी 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। और अगर यहाँ बराबर को हटा के समानुपाती लगाते हैं तो साइन को मैंने हटा लिया, तो अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के समानुपाती हो गया। अगला एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक लेंस की फोकस दूरी एफ है जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है। देखिए, एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी एफ है, एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बन रहा है। लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे पर वो m गुना बड़ा बन रहा है। हमें सिद्ध करना है कि लेंस की पर्दे से जो दूरी है वो m+1 f है। एक तरफ लेंस मान लेते हैं, मान लिया मैंने माना उत्तल लेंस है और यहाँ पर पर्दा है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इधर ये दीप्त वस्तु है, दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर पर्दे पर इसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है m+1 गुना f। कैसे होगा? हमें लेंस सूत्र पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ मैंने ऊपर v की गुणा कर दी, v गुणा करने के बाद v से v कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, v/u बराबर v/f। v/u होता है m बराबर, m होता है रेखीय आवर्धन, m बराबर v/u। तो 1 माइनस v/u को मैंने m कहा, बराबर v/f। तो ये f बटे में है, 1 माइनस m के गुणा में चला गया, तो 1 माइनस m गुणा f बराबर v। उसके बाद प्रतिबिंब अगर वास्तविक बना तो रेखीय आवर्धन माइनस का होगा, तो m की जगह माइनस m रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर 1 + m × f हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो फोकस दूरी की m+1 गुणा हो गई। अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए, ये एक प्रिज्म है,
प्रिज्म से हमने गुजारा श्वेत प्रकाश। जब गुजरता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, यानी 7 रंगों की पट्टी अलग अलग दिखाई देती है। 7 रंगों की एक एक पट्टी बनती है, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए विब घी और वी से वॉयलेट बैंगनी, आई का इंडिगो और इंडिगो मतलब जामुनी, बी का मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला, जी ग्रीन, ग्रीन हरा, वाई येलो, येलो पीला, ओ ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी, आर रेड, रेड मतलब लाल। अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण का कारण। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है, जिसके कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। सवाल आता है वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म से जो प्रकाश की किरणें गुजरती है, जो कोई पदार्थ है, हर पदार्थ के लिए इसका अपवर्तनांक अलग अलग है। एन का मान अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग है, तो इसी वजह से इसमें वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? रंगों में बढ़ जाना। अब आगे पढ़ेंगे हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत क्या था। देखिए हाइगेंस ने क्या किया, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में जाती हैं। सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से जाएंगी ये तरंगे। और हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर माना और यह माना कि ईथर का कोई भार नहीं है और यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व भी बहुत कम है और इसकी प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा है। इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती है। तो प्रकाश की तरंगे ईथर से बहुत अधिक वेग से चलती है। जब ये तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होती है तो हमारी आंखों के रेटिना पर गिरती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पे हाइगेंस ने तरंग संबंधी सिद्धांत में एक माध्यम माना, उसका नाम है ईथर। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? देखिए ये प्रकाश की एक तरंग है, ये दूसरी तरंग है। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ एक सरल रेखा में चलती है तो इनका अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण मतलब एक दूसरे में समा जाती है, उसके बाद एक नई तरंग बनती है, तो जिसमें कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ पर न्यूनतम होती है। देखो यहाँ पर अधिकतम है और यहाँ पर न्यूनतम है, यानी तरंगों में उतार और चढ़ाव होता है। तरंगों के इस उतार व चढ़ाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दोबारा सुनिए प्रकाश का व्यतिकरण। जब प्रकाश की 2 या 2 से अधिक तरंगे जिनकी आवृत्ति बराबर हो एक साथ एक सरल रेखा में चलती हैं तो उनका अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ पर न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें हैं। नंबर 1, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, इनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, इनके आयाम मतलब अधिकतम मान दोनों के बराबर होने चाहिए। प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए और जिस प्रकाश स्रोत से निकल रही है वो संकीर्ण होना चाहिए, यानी बारीक होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो क्या होता है, तो किनारों से मुड़के वो आगे की ओर चली जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट या तीखे अवरोध पर पड़ती है तो किनारों से मुड़कर आगे की ओर चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन के लिए स्लिट या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि का होना चाहिए, यानी जितने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि है उतने स्लिट का और अवरोध का आकार होना चाहिए। अगला टॉपिक प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए धातु है, जब धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें पड़ी, इनकी ऊर्जा है E बराबर h न्यू। तो अगर ये जो धातु है इसकी आवृत्ति न्यू से ज़्यादा हुई धातु की तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर ये न्यू ज़्यादा हुई और धातु की आवृत्ति कम हुई तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। निकलने का मतलब उत्सर्जन होने लगेंगे। अब इसके बारे में आइंस्टीन ने अपनी समीकरण दी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित। उन्होंने बताया जैसे एक धातु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इनका उत्सर्जन करना है, तो जैसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश की ऊर्जा होगी E। तो ये जो ऊर्जा E होगी ये 2 कार्यों में खर्च होगी। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में, तो उसको बोलेंगे कार्यफलन। ऊर्जा 2 काम में खर्च हुई। नंबर 1 कार्यफलन और नंबर 2 गतिज ऊर्जा देने में, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में। तो E बराबर W0 प्लस E के मैक्सिमम। तो यहाँ से
के मैक्सिमम बराबर प्लस का W0 इधर आ गया माइनस का हो गया, और ई की वैल्यू होती है एच न्यू, और W0 की होगी एच न्यू जीरो, एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू जीरो, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। यहाँ पे v है अधिकतम वेग, m है कण का द्रव्यमान, h प्लांक नियतांक, न्यू फोटान की आवृत्ति, फोटान मतलब प्रकाश के जो कण है, और न्यू जीरो देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब होता है किसी धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति है उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा की तरंगदैर्घ्य के सूत्र लिखिए। देखिए 5 श्रेणियां होती है। नंबर 1 होती है लाइमन श्रेणी, क्रम में याद रखनी जरूरी है। नंबर 2 बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट और 5वीं फुंड। देखिए हमें स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा की तरंगदैर्घ्य लिखनी है, तो बामर होती है दूसरी, तो दूसरी में सभी रेखाएं किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्पेक्ट्रम से दूसरे में पड़ेंगी। किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब इस श्रेणी की रेखाएं आती है तो उसको बामर श्रेणी कहते हैं। तो फॉर्मूला था 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लाइमन की 1 में पड़ती है, बामर की 2 में, पाश्चन की 3 में, ब्रैकेट की 4 में, फुंड की 5 में। तो यहाँ पे बामर की देखनी है रेखाओं की तरंगदैर्घ्य। तो बामर के लिए बामर की कौन से में पड़ती है 2 में, तो n1 की जगह 2 का स्क्वायर, और n2 तो n2 का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमें अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो अधिकतम जो होगी वो तीसरे से पड़ रही है दूसरे में, तो यहाँ पे n2 की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n1 की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में 4 घटाओ 5, तो 5r/36 1/λ, और अगर हम लैम्डा निकाले तो 36/5r। अगर ऐसे ही हम कह देते फुंड रेखा की तरंगदैर्घ्य निकाली, तो फुंड में यहाँ 5 का स्क्वायर आता और अधिकतम के लिए यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाता। इसी हिसाब से करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। देखिए नाभिक गोल होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। गोले का नाभिक का आयतन हो गया 4/3 पाई r की घात 3, और घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आयतन निकाल रहा हूँ, 4/3 पाई r की 3, r का फॉर्मूला होता है 8 a की पावर 1/3। तो यहाँ पर 4/3 पाई r की जगह हमने लिखा 8 a की पावर 1/3 और पूरे की घात 3 है, तो 4/3 पाई 8 की पावर 3 हो जाएगी, और a की पावर 1/3 तो है और पूरे की पावर भी 3 हो जाएगी। तो 4/3 पाई 8 की पावर 3 और साथ में a आ गया, 4/3 पाई 8 की पावर 3 साथ में a आ गया, ये आ गया आयतन। तो द्रव्यमान को हमने कितना द्रव्यमान है इसका a, और आयतन कितना है 4/3 पाई 8 की पावर 3 इंटू एच, a से a कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आ गया रो बराबर 3 ऊपर चला जाएगा 3/4 पाई 8 की पावर 3। अगला टॉपिक है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण से ही समझें। युग्म उत्पादन क्या है? जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। देखिए कोई पदार्थ है, इस पर आपने डाला गामा किरणें। जब गामा किरण इस पर पड़ेगी तो ये सारी गामा किरणों को अपने अंदर इस गामा किरण को अवशोषित कर लेगा और 2 चीज़ें अपने अंदर से निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का परमाणु क्रमांक +1 होता है, बीटा लिखेंगे और ऊपर 0, इसका परमाणु भार नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक -1 होता है, ऊपर 0 लिख देंगे। और जो गामा फोटान होता है उसकी ऊर्जा होती है h न्यू। तो युग्म उत्पादन का मतलब होता है, युग्म मतलब जोड़ा, उत्पादन मतलब पैदा होना। एक फोटान से एक जोड़ी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, एक जोड़ा। ऐसे ही युग्म विनाश क्या होता है? जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देंगे और गामा फोटोन निकालेंगे। तो गामा फोटोन निकालेंगे, 2 गामा फोटोन निकालेंगे, h न्यू प्लस h न्यू, तो उसको बोलेंगे युग्म विनाश। तो युग्म विनाश और युग्म उत्पादन एक दूसरे का उल्टा है। युग्म उत्पादन में तो ऊर्जा से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, और युग्म विनाश में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से गामा फोटोन बन रहे हैं। अगला टॉपिक आता है नाभिकीय विखंडन। देखिए एक यूरेनियम है U, इसका परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 235 है। इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करी, ये अपने 2 हल्के नाभिक में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन, और साथ में न्यूट्रॉन निकल गए और ऊर्जा निकल गई। नाभिकीय संलयन क्या है?
जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, 1s2 मिलकर 1s3 बना रहे हैं, साथ में 1h1 और ऊर्जा निकल रही है। फिर 1s3 1s2 से फिर मिल रहा है तो हीलियम बन रहा है, साथ में न्यूट्रॉन और ऊर्जा बन रही है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो नाभिकीय विखंडन में जब कोई भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और इसमें जब दो हल्के नाभिक मिलते हैं एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। पीएन संधि डायोड क्या है? देखिए, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से मिलाया जाता है तो जहाँ पर संधि होती है इसको दोनों ओर, वहाँ पर केवल धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन, पी क्षेत्र की तरफ ऋणायन और एन क्षेत्र की तरफ धनायन होते हैं। वहाँ पर आवेश वाहक नहीं होते, आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन और कोटर नहीं होते, यानी वहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन आ सकते पी क्षेत्र से, ना तो कोटर आ सकते और ना ही एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन आ सकते, यानी दोनों को रोकती है। तो अवक्षय परत जो आवेश वाहकों की गति को रोकती है उसको अवक्षय परत कहते हैं। अच्छा, पी और एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं? आपको पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दीजिए, जैसे एल्युमिनियम, बोरान। और एन टाइप अर्धचालक मिलाना है तो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में या सिलिकन में 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दीजिए, जैसे फास्फोरस या नाइट्रोजन मिला दीजिए, इसका भी संयोजकता 5 ही है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आज फिजिक्स के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो बच्चे सारे टॉपिक्स पढ़ लेगा वो आसानी से पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।